तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 4 में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो भी रखे हैं माइनर पेपर में, उनके लिए ये पेपर का पीडीएफ है। ठीक है, ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड है और अभी हम लोग इसका क्लास चलाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेमेस्टर 4 माइनर पेपर टू बी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, और इसमें यूनिट कितने हैं? तो 4 यूनिट पढ़ने हैं। पहले हम लोग यूनिट को समझते हैं कि सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो पहला है हमारा एग्रोनॉमी। ठीक है, जिसको हिंदी में वानिकी बोलते हैं। इसमें बताया गया है कि चॉइस ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स मतलब फसल। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे वैरायटीज़, अलग अलग प्रकार के वैरायटीज़ होते हैं फसल के इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के क्षेत्र में। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिंदी होता है जैविक खेती। ठीक है, और कौन कौन से गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स चलाए गए हैं ये खेती के लिए, ये जानना है। ठीक है, यूनिट 2 जिसमें आपको सोइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान के बारे में जानना है। हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, ठीक, केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में जानना है। ठीक है, और फिर जानना है आपको सोइल हेल्थ, मिट्टी की उर्वरता क्षमता कैसे बढ़ती है। ठीक है, इसके बारे में। यूनिट 3 आपका फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक मैनेजमेंट। जो आप जैविक खेती करते हैं, मूलभूत जैविक खेती, उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक इंसेक्ट डिजीज। देखिए, फसल में बहुत सारी बीमारी होती है। ठीक है, कीड़े लग जाते हैं। ऑर्गेनिक पेस्ट डिजीज, तो इन सब के बारे में आपको जानना है। फसल का अगर कोई कीट का बीमारी लग गया, चाहे कीड़ा लग गया, तो क्या करना है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग। जब आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद फसल का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड रहता है, क्वालिटी क्या रहता है, और पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग ये 30 पेज का पीडीएफ में देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जैविक खेती क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। प्राकृतिक तरीके से की जाने वाली खेती जिसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है, इसे जैविक खेती कहा जाता है। ठीक है, मतलब बिना रासायनिक, बिना उर्वरक, बिना फास्फेट, बिना यूरिया दिए अगर आप खेती करते हैं तो उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप। हम डायरेक्टली लॉन्ग आंसर टाइप में आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप आप पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, पहला यूनिट है ऑर्गेनिक, एग्रोनॉमी। ठीक है, तो एग्रोनॉमी, पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि जैविक खेती में फसल का चयन का क्या महत्व है, विस्तार से समझाइए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप्स सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, तो खेती में फसल का चयन का क्या महत्व है, विस्तार से समझाइए भाई, क्या महत्व है। देखिए, जैविक खेती में जो फसल होता है ना, इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है चयन करना। क्यों? क्योंकि जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए सही फसल और उसकी किस्म का चयन करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम केमिकल दे के बढ़ा दिए, नहीं, बिना केमिकल के इसको बढ़ाना है, समझें, ताकि उत्पादन अच्छा हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। सबसे पहले यहाँ पे फसल का चयन करते हैं, और चयन करते समय स्थानीय जलवायु, जो वहाँ का लोकल क्लाइमेट है, गर्म जलवायु है, ठंडी जलवायु है, ठीक है, कैसा रहता है। जैसे कश्मीर में ठंडा जलवायु है, ठीक है, हमारे झारखंड में नॉर्मल है, ठीक, साउथ में गर्म जलवायु है। तो इस तरह से देखा जाता है। ऐसी फसलों का चयन किया जाता है जो स्थानीय परिस्थितियों में आसानी से उग सके और अधिक रोग प्रतिरोध क्षमता रखती हो। जैसे कि जो, अगर आपको मान लीजिए सेब की फसल का खेती करना है, ठीक है, सेब को लगाना है, सेब का पेड़ लगाना है, तो सेब अगर आप झारखंड में लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा, कश्मीर में लगेगा। क्यों? क्योंकि सेब ठंडा स्थलों में होता है, समझ रहे हैं ना। झारखंड में क्या लगेगा, झारखंड में लगेगा, आप धान लगाइए, धान लग जाएगा, गेहूँ लगाइए, गेहूँ लग जाएगा, ठीक है, मूंग लग जाएगा, मक्का लग जाएगा, यही सब लगेगा। ठीक है, आम लग जाएगा, कटहर लग जाएगा। तो आपको जलवायु का ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़ कि दूसरा है आपका फसल चक्र, यानी कि जो क्रॉप का रोटेशन होता है। जैविक खेती में विभिन्न प्रकार के फसलों को बारी बारी से उगाया जाता है, ठीक है, ताकि मिट्टी के पोषक तत्व संतुलित बनी रहें। उदाहरण के लिए दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होते हैं। जितने भी दलहन संबंधित फसल हैं वो मिट्टी में क्या करते हैं, दलहन मतलब दाल, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। जैसे कि लाहर का जो दाल होता है, अरहर का दाल जिसको बोलते हैं,
वो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि आपको फसल चक्र का ध्यान रखना है। पहला स्थानीय जलवायु और मिट्टी की प्रकृति, दूसरा फसल चक्र, तीसरा यहाँ पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, तीसरा क्या करेंगे, तो ऐसी किस्म की फसल का चयन करना है जो कीट और रंगों के प्रतिरोधी हो। ठीक है, कीट जानिए कि उसका आसानी से कीट न लगे, इससे जैविक खेती में कीट नियंत्रण आसान हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा फसल चयन करते समय आपको बाजार की मांग का ध्यान रखना है कि बाजार में वर्तमान समय में किसका मांग चल रहा है। ठीक है, जिस चीज़ का बाजार में डिमांड है ये नहीं, आप उस चीज़ को अगर उगाएंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। ठीक है, ताकि किसान को उचित मूल्य मिल सके। ओके, अब जैसे बिलाती टमाटर जिसको बोलते हैं, उसका अगर डिमांड ही नहीं है मार्केट में और आप उगा दे रहे हैं तो क्या फ़ायदा। समझ रहे हैं। इस प्रकार जैविक खेती में फसल चयन उत्पादन मिट्टी की उर्वरता क्षमता किसानों की आय बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है जैविक खेती में फसलों के किस्मों का चयन करें। तो जैविक खेती जब हम लोग करते हैं तो फसल की किस्म होते हैं, अलग अलग प्रकार की फसलें। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। जैविक खेती में फसलों की किस्म का चयन करना बहुत सोच समझ कर किया जाता है, क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। ये आपको जितना भी किस्म का चयन करने का आएगा इन सब में लिखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सोच समझ के करना है और बहुत वैज्ञानिक तरीके से करना है। कुछ कुछ वर्ड जो होता है ना, हर एक लाइन में, हर एक क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, क्योंकि जैविक खेती में हम लोग रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग नहीं करते हैं। ये हर एक सेंटेंस में उपयोग होगा। ठीक है, इसलिए किस्मों का चयन आवश्यक होता है जो प्राकृतिक परिस्थिति में अच्छी वृद्धि कर सके और किसान को लाभ दे सके। देखिए, आप लोग जोड़ के लिखना सीखिए। ठीक है, सबसे पहले किस्म का चयन स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। ऐसी किस्में जो स्थानीय जलवायु मिट्टी के अनुकूल होती है और वह बेहतर उत्पादन देती हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसी को थोड़ा सा चेंज करके लिखा। ठीक है, दूसरा चीज़ कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, सेम वही है। क्वेश्चन अगर आएगा जैविक खेती में फसलों के किस्मों का चयन करें या फसल चयन का क्या महत्व है, तो आंसर लगभग सेम करना है। ठीक है, यहाँ पे आप चौथा जान सकते हैं कि क्या, तीन को हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही क्वेश्चन में। चौथा है कि किस्म का चयन करते समय कम पोषक तत्वों पे अच्छी तरह वृद्धि करने वाली क्षमता पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति देखिए जहाँ पे यदि गर्मी का दिन में है तो कम पानी में हो जाए। ठीक है, बरसात का दिन में ऐसा फसल लगाए जो जिसको अधिक पानी की आवश्यकता है, जैसे कि धान। ठीक है, चलिए, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जलवायु, वातावरण, परिस्थिति, पानी, मार्केट का मांग। ठीक है, नेक्स्ट, जैविक खेती को बढ़ावा देने में सरकार की पहल के बारे में, यहाँ पे आपको योजनाओं के बारे में जानना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एक्सप्लेन द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कुछ लाए गए हैं। भारत सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को रासायनिक खेती से हटाकर पर्यावरण के अनुकूल जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई किसान की संख्या बढ़े। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट समय समय पे टाइम टू टाइम क्या करती है, कुछ ना कुछ स्कीम्स योजनाएं निकालती हैं। सबसे प्रमुख योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। 1 सप्ताह का ट्रेनिंग, 2 दिन का ट्रेनिंग, चाहे 15 दिन का ट्रेनिंग। ठीक है, और वित्तीय सहायता भी जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, लोन दिया जाता है, तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है कि भाई अगर फसल पे कीट खा जाए तो आपको क्या करना है, फसल अगर बहुत छोटा हो रहा है तो लंबा बढ़ाने के लिए क्या करना है। ठीक है, फसल अगर उत्पादन कम दे रहा है तो क्या करना है, तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, और इस ट्रेनिंग में झारखंड में सपोर्ट करता है JSLPS। आपने नाम सुना होगा, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आपके भी घर में अगल बगल में कोई ना कोई काम करते हैं वो JSLPS में। दूसरी महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, NPOP। ठीक है, NPOP राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। ठीक है, NPOP इसका उद्देश्य जैविक उत्पादन जितने भी हैं
ठीक है। उन उत्पादन को निर्यात में बढ़ावा देना, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, सामान को ज़्यादा बाहर से बाहर बेचने का प्रयास करना, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा सरकार द्वारा मिशन ऑर्गेनिक, वैल्यू चेन डेवलपमेंट जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को जैविक खेती के लिए सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि सरकार जो है किसानों को प्रशिक्षण, प्रमाण पत्र भी देती है और विपणन की सहायता भी देती है, मार्केटिंग करने का सहायता भी देती है। इसके माध्यम से किसान जैविक उत्पादन को राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पे अपना बेचते हैं। इस प्रकार सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती हैं। और एक यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, क्या बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC लोन, ठीक है। किसानों को KCC लोन दिया जाता है ताकि किसान अगर ज़रूरत है तो वो कम दर पे 7% इंटरेस्ट, वार्षिक सालाना ब्याज दर होता है 7%, उस दर पे ये क्या कर सके, लोन लेके अपना कर सकते हैं, ठीक है। बैंक से लोन ले लेंगे और ये सस्ते दरों पे, और कई बार KCC का जो लोन है माफ़ कर दिया जाता है, ठीक है। और KCC में आई थिंक 2500 रुपया ना 3 महीने में मिलता है, प्रत्येक 2500 रुपया 3 महीने में मिलता है KCC, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड जो भी बनाए हैं तो KCC का फॉर्म भी आता है, अप्लाई भी करते हैं, इसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आ जाता है जैविक खेती के विकास में गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO और अन्य संगठन क्या भूमिका निभाती है। तो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए NGO क्या होता है, बहुत से लोग NGO नहीं समझते हैं। देखिए, NGO होता है जो किसी कंपनी के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता है, जैसे कि टाटा है, टाटा, ठीक है, रतन टाटा, उनका भी एक NGO है। इन्फोसिस का एक NGO है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, नाम सुने होंगे। इसी तरह से देश में बहुत सारे NGO हैं, ठीक है। तो जो बिना गवर्नमेंट के अमीर अमीर लोगों के द्वारा या अलग अलग स्थानीय लोगों के द्वारा, मतलब चंदा के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, चंदा के माध्यम से। तो जैविक खेती के विकास में केवल सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO, और अन्य संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन किसानों को जागरूक करने, प्रशिक्षण देने यानी कि ट्रेनिंग देने और तकनीकी सहायता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सबसे पहले NGOs किसानों को जैविक खेती के लाभों के बारे में जागरूक करते हैं। वे प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करते हैं ताकि किसान जैविक खेती की तकनीकों को समझ सके, ठीक है, कि किस तरह से जैविक खेती होती है, ये आम आदमी किसान समझ सके और जैविक खेती में आगे बढ़ाए, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, यूनिट 2 आ जाता है सॉइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान के बारे में। देखिए, रासायनिक उर्वरकों के अनियंत्रित उपयोग, आजकल देख रहे हैं केमिकल का पूरा उपयोग हो रहा है, और कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, आप लोग जो पोल्ट्री फार्म खाते हैं ना, पोल्ट्री मुर्गा, तो पोल्ट्री मुर्गा क्या होता है, पूरी तरह से दवा का बना होता है। बताइए किससे वो खा के बड़ा होता है, इंजेक्शन और दाना। और ये जो इंजेक्शन और दाना खा के बढ़ रहा है ये मुर्गी, ठीक है, पोल्ट्री, ये इंजेक्शन और दाना खा के ही बढ़ता है, ठीक है। तो आपको बॉडी में क्या मिलेगा, इंजेक्शन और दाना, ये किससे बन रहा है, केमिकल से बन रहा है। तो आपके बॉडी में क्या जा रहा है डायरेक्टली, ये जो 15 दिन में 2 किलो का हो गया मुर्गा, ये क्या खा के हुआ है, तो दाना खा के। दाना किससे बना, केमिकल से, और इंजेक्शन देखिए, अब वो आप खा रहे हैं, तो आपके बॉडी में क्या जाएगा, इंजेक्शन, वही इंजेक्शन और वही केमिकल जाएगा, फिर बोलिएगा बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो ये मुर्गा खाना छोड़ दीजिए, मुर्गा बहुत ख़राब चीज़ है दोस्त, सच बता रहा हूँ। जो गर्ल्स लोग होती है ना, लड़की, 12 साल में इनका पीरियड शुरू होता है, लेकिन अगर जो ये देखा गया है कि जिनमें ज़्यादा मुर्गा खा रहे हैं तो ये 8 नहीं, मतलब 10 तक आजकल शुरू हो जा रहा है, 10 साल में, 9 साल में, ठीक है। ये साइंटिफिक रिसर्च है, एक साउथ की मूवी में दिखाया गया था। तो ये सब आप कम खाइए, ठीक है, ना ही खाएंगे तो अच्छा रहेगा, और खाना ही है तो देहाती खाइए, देहाती मुर्गी वगैरह खाइए, पोल्ट्री वगैरह मत खाइए। बाकी आपकी मर्जी भाई, पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा पढ़े लिखे तरह व्यवहार कीजिए, अनपढ़ आदमी उसको नहीं मालूम है, आप तो पढ़े लिखे हैं ना। चलिए, जैसा अन्न वैसा मन वैसा शरीर, ठीक है, तो आपने अन्न और मन और शरीर पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, रासायनिक उर्वरक के अनियंत्रित उपयोग, ठीक है। तो रासायनिक उर्वरक केवल खेती तक नहीं सीमित है बल्कि आजकल ये सब में भी उपयोग हो रहा है। देखिए, अनियंत्रित मतलब कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, अनकंट्रोल्ड, इसका हानिकारक क्या होगा, चलिए जानते हैं। तो आधुनिक कृषि उत्पादन में बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जब इन उर्वरक का उपयोग
अत्यधिक और अनुचित तरीके से, मतलब उचित तरीके से नहीं किया जाता है तो इससे मिट्टी, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले रासायनिक जितने भी हैं उर्वरक के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम हो जाती है। लगातार रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, जिसको केचुआ बोलते हैं, केचुआ सब मर जाता है, ठीक है, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक जो क्षमता होती है उर्वरता की वो खत्म हो जाती है। केचुआ हमारे किसानों के क्या कहलाते हैं? मित्र सूक्ष्मजीव कहलाते हैं, ठीक है, किसानों के मित्र कहलाते हैं केचुआ को, केचुआ जिसको जोंगटी भी बोलता है बहुत आदमी, ठीक है, तो वो मर जाते हैं अगर आप पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। मिट्टी की संरचना, दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है कि अधिक रासायनिक उर्वरक के उपयोग से मिट्टी कठोर और बंजर हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ें विकसित नहीं हो पाती हैं। बंजर हो जाएगा तो क्या होगा? चट्टान बन जाएगा मिट्टी धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा प्रभाव जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। अधिक अगर आप पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो रासायनिक उर्वरक वर्षा सिंचाई के पानी के साथ बहकर नदी और जलाशयों में पहुंचता है, जो जल प्रदूषण को बढ़ा देता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन उर्वरक के अवशेष खाद्य पदार्थों में रह जाते हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग मिट्टी, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, इसलिए जैविक खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है। ओके, जैविक खेती में मिट्टी के स्वास्थ्य का क्या महत्व है, ठीक है। तो जैविक खेती में मिट्टी के स्वास्थ्य का क्या महत्व है, एक्सप्लेन करना है इसमें। देखिए, मिट्टी का स्वास्थ्य, सॉइल हेल्थ, जैविक खेती की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है। मिट्टी का स्वास्थ्य जो है, सॉइल का हेल्थ, जैविक खेती की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार। मेरा ध्यान ना, आज हम खाएं आइसक्रीम तो हमको लग रहा है यार हम पैसा दिए या नहीं दिए, हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमको लग रहा है यदि पैसा नहीं दिए तो हम दोबारा जाके दे देंगे चलिए, होता है ना कई बार कि काम कहीं और करते हैं और आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। जैविक खेती में मिट्टी का स्वास्थ्य जो होता है, ठीक है, जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो मिट्टी का हेल्थ किस तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए उसको, ये इस पर डिस्कस किया गया है। मैं अब दिखा देता हूँ आपको। जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता को सुधारने के लिए कौन कौन से टेक्निक अपनाने चाहिए, ये इसमें बताया गया है। देखिए, मैंने बहुत छोटा छोटा आंसर किया है और डिटेल में अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको गूगल में सर्च करके देखना होगा। जैविक खेती में मिट्टी संरक्षण और सुधार के उपायों की चर्चा करें या व्याख्या करें या वर्णन करें, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है यूनिट 3, जैविक कृषि प्रबंधन, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मैनेजमेंट किस तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारा पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपको सारा पीडीएफ चाहिए, सेमेस्टर 4 का सारा पीडीएफ, सेमेस्टर 5 का सारा पीडीएफ, सेमेस्टर 6 का सारा पीडीएफ, ठीक है, 7, 8 सब का सारा पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ 60 रुपये में मिलेगा ज्ञान सागर ऐप पे। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। 60 रुपये में सारा पीडीएफ ओपन हो जाएगा सारा। हाँ, कितना साल तक भैया एक्सेस रहेगा? 4 साल तक एक्सेस रहेगा सिर्फ 60 रुपये में। चौथा क्वेश्चन है, जैविक खेती में कीट और रोग नियंत्रण के प्राकृतिक कौन कौन से तरीके हैं। तो जैसे कि पहले जो है ना हम लोग ना नीम का पत्ता को दे देते हैं, ठीक है, गुड़ के, और नीम का पत्ता को तेल के, ठीक है, मिला के उसको दे देते थे, और भी बहुत सारे टेक्निक अपनाते थे। तो यहाँ पे लिखा गया अलग अलग टेक्निक, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, जैविक उत्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण मानक से क्या समझते हैं आप, ये आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है जैविक प्रमाणन, ठीक है, क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या करें। और क्वेश्चन है, हाँ, और 1-2 क्वेश्चन है, जैविक प्रमाणन की प्रक्रिया, ठीक है, इसके क्या स्टेप्स हैं। और ये अंतिम क्वेश्चन है, जैविक उत्पादन के प्रमाणन में कार्य करने वाली प्रमुख एजेंसी कौन कौन सी है, ये बताइए। तो यहाँ पे आपका जो है सब कंप्लीट हो जाता है, और ये पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, और फिर से कहूँगा जिनको पूरा चाहिए बैक पेपर, जैसे कि आपका हो जाता है हेल्थ वेलनेस, योगा एजुकेशन, या कुछ लोगों ने एनवायरमेंटल स्टडीज़ रखा है, वो भी अपलोड है। ऐसी पेपर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू का अपलोड है, ठीक है। सेमेस्टर 5 का सारा पेपर अपलोड है, सेमेस्टर 6 का सारा पेपर अपलोड है। तो एक बार देख लीजिए, पसंद आएगा तो खरीद लीजिएगा। लिंक दोनों का लिंक, पीडीएफ का भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और ऐप का भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। ओके, बाय, जोहार।
और हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप रांची यूनिवर्सिटी वाला भी वीडियो देख सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग लिख के सर्च मारिएगा तो वो वीडियो भी देखिएगा तो आपको काम दे देगा। शायद उसका क्वेश्चन पेपर भी अपलोड है। ठीक है, तो रांची यूनिवर्सिटी वाला भी वीडियो देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं।